हार गिरने से हताश मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 24 सीटों में से उन सीटों पर फोकस ज्यादा करना शुरू कर दिया है जिन सीटों पर वह कमजोर है। लिहाजा कोरोना संक्रमण के इस दौर में कांग्रेस ने अपने रेड जोन की पहचान करना शुरू कर दिया है। लक्ष्य है रेड को ग्रीन में बदलने का और फोकस है ग्वालियर चंबल पर। यही वो इलाका है जहां 16 सीटें महाराज और राजा के बीच नाक का सवाल बनेंगी। कांग्रेस इन इलाकों को रेड जोन मानकर चल रही है। उसने कमजोर बूथ को रेड पॉइंट बनाकर उसे ग्रीन में तब्दील करने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों और विधायकों को दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है कि ग्वालियर चंबल इलाके की विधानसभा सीटों में कांग्रेस बूथ स्तर पर बेहद कमजोर हो गई है। कई जगह तो कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बचे ही नहीं हैं। सर्वे के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अब उन सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां कांग्रेस को उपचुनाव में हार का अंदेशा है। पार्टी के सर्वे में कमजोर बूथ की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी चौकन्नी हो गई है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कमजोर बूथ को लेकर तैयार होने वाली रणनीति की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके लिए वह हर एक बूथ पर विधानसभा के प्रभारी विधायक और पार्टी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कमजोर बूथ को मजबूत बनाने के लिए पार्टी नेताओं को 1 हफ्ते का समय दिया है। विधानसभा प्रभारी मौके पर पहुंचकर बूथ पर बैठक कर संगठन को मजबूत करेंगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में बूथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें तो अभी राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। अब सबका ध्यान 24 विधानसभा में जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उन पर है। और यहाँ पे जो बात आ रही है, कांग्रेस का जो सर्वे हुआ है और उससे जो है वो थोड़ी सी बेचैनी कांग्रेस में है, क्योंकि वहाँ उनका जो बूथ मैनेजमेंट है वो काफी कमजोर निकल के आ रहा है। तो कांग्रेस का पूरा अब जो ध्यान है वो ये है कि किस तरह से बूथ को मैनेज किया जाए, क्योंकि इलेक्शंस जो होता है उसमें बूथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। और चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग जो है वहां पे खास करके जो रिपोर्ट आई है वहां पे जो है बूथ मैनेजमेंट काफी कमजोर आया है, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी से, और हमारे साथ हैं अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस से। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, अजीत सिंह भदौरिया जी। जिस तरह से जो कांग्रेस में जो बेचैनी है, जो बूथ मैनेजमेंट की बात आ रही है और बूथ लेवल पे जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कमजोर नजर आ रही है। और इस बार के जो उपचुनाव है वो बहुत अहम है, चाहे हम वो बात करें मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए, चाहे हम बात करें कांग्रेस के लिए, चाहे बीजेपी के लिए, चाहे महाराज के लिए, चाहे कमलनाथ के लिए, चाहे सिंधिया के लिए, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मुक्ता जी आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कहीं से भी किसी भी तरीके से पूरे अंचल का 24 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें कहीं से भी कहीं कोई कमजोर नहीं है। जहां तक आप बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा बूथ मैनेजमेंट आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे मंडलम लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक सारी कमेटियां बन चुकी हैं। पहले दूसरे नंबर के सर्वे हो चुके हैं, प्रत्याशी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, उनको फाइनल करने का समय है। तो ये सब लोग जो लोग अपने मन में ये गलत फहमी पाले हुए हैं, तो उनकी गलत फहमी मध्य प्रदेश की जनता अपने आप आने वाले समय में दूर कर देगी। और निश्चित रूप से 24 चुनाव में से कांग्रेस कम से कम 22 उपचुनाव जीतेगी। देखिए, सिंधिया जी गए कांग्रेस से, उनके साथ 22 विधायक गए, और आए दिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी आपको लग रही है, आ रही है?
ये बड़ी गलतफहमी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर आप पिछले 15 दिन का सिनेरियो उठा के देख लेंगी मुक्ता जी, तो आपको समझ में आएगा कि कितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और आज में 150 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ग्वालियर कार्यालय में कांग्रेस की इन्होंने सदस्यता ली है। तो ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर किया जाए। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं है। कोई भी कांग्रेस पार्टी में आए, कोई भी कांग्रेस पार्टी से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे के साथ और सोनिया जी, राहुल जी की विचारधारा के साथ मजबूत है। उनके पूछ लेती हूँ धैर्यवर्धन शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांग्रेस से लोग जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे जो है कांग्रेस कमजोर हुई है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी कैसे देख रही है इसको? देखिए, कौमा में पड़ी कांग्रेस के लिए ये खराब दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लोग इनको छोड़कर भाग रहे हैं। जब बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, उसके बाद स्वाभाविक तौर पे बाकी के लोग भी अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, अपने जीवन की, अपने राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं। और उनके साथ यह भी समझ में आ रहा है कि पब्लिक का मिजाज किसके साथ है। ये लोग जानकार लोग, समझदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देश के वर्तमान हालातों में जो देश की सेवा में रत है और लोगों के मन माफिक मुद्दों पे काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ आहुति देने के मूड में हजारों लाखों लोग हैं। वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सच में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि कांग्रेस कोई छाप छोड़ने में सफल नहीं हो पाई। इन 15 महीनों में भी ऐसे कोई बड़े काम, उल्लेखनीय काम कांग्रेस के खाते में नहीं है जिसके बल पर ये कह सकें कि क्षेत्र के विकास का कोई खाका हमने इस प्रकार से खींचा है, या कोई ऐसी कोई परिभाषा तय की हो डेवलपमेंट की जो लोगों को प्रभावित करे। इसलिए कांग्रेस का क्षरण तय है, कांग्रेस में टूटन तय है। और जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ेगा, अभी तो चुनाव की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। चुनाव आयोग के पाले में अभी जिस दिन चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर देगा, आप देखेंगे कि उबाल आएगा और कांग्रेस में और ज्यादा भगदड़ मचेगी। चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे सुनील जी, आप जिस तरह से हम बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बूथ लेवल पे कमजोर हो रही है और वही वो कोशिश कर रही है कि उसको वो मजबूत करे। देखिए मुक्ता जी, अगर सर्वे पर नजर डालें, क्योंकि कांग्रेस का ही सर्वे है, और उस पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि बूथ के मामले में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कमजोर नजर आ रही है। क्योंकि सिंधिया के साथ, बीजेपी के साथ जाने के बाद से कुछ जरूर कांग्रेस भले ही मीडिया पे स्वीकार ना करे, लेकिन उसको भी पता है कि उसका नुकसान कितना हुआ है। और यही वजह है कि अब बूथ पर दोनों पार्टियों का फोकस है, क्योंकि दो तरीके से चुनाव लड़ा जाता है मुक्ता जी। एक तो चुनाव कैंपेनिंग जिस प्रकार से सभाओं के जरिए की जाती है, रैलियों के जरिए की जाती है, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है बूथ मैनेजमेंट। अगर आपका बूथ अच्छा है तो वहां पर कई बार परिणाम बूथ के जरिए भी बदले जा सकते हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस का पूरा फोकस बूथ के ऊपर है। और 7 दिन का जो समय दिया है कमलनाथ जी ने कि बूथों की पूरी जानकारी जुटाई जाए, कहां कमजोर है बूथ, उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ जी लगातार बैठक कर रहे हैं। और जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको इसकी जवाबदारी दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात अगर मुक्ता जी करें, जिस प्रकार से अजीत सिंह भदौरिया जी ने कहा, ग्वालियर चंबल से दोनों ही लोग आते हैं, धैर्यवर्धन जी और अजीत जी शिवपुरी से आते हैं। अजीत जी ने कहा कि 22 सीटें 24 में से कांग्रेस जीतेगी। अगर 24 में से 22 सीटें भी कांग्रेस जीत रही है तो, क्योंकि अभी 92 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और 22 सीट जीतने के बाद कांग्रेस के पास 114 विधायक हो जाएंगे मुक्ता जी, फिर सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि अगर हम जो निर्दलीय थे यहां पर, अगर गुड्डा जायसवाल की बात करें, वो बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं। बीएसपी और समाजवादी के जो विधायक थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं। कुछ निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं। तो फिर कांग्रेस के सामने वही स्थिति होगी जैसी स्थिति अभी थी कि बाहरी सपोर्ट पर सरकार चलानी पड़ी थी। और ये सपोर्ट दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जैसा कि अजीत सिंह भदौरिया जी ने कहा, मैं उनकी बात के इस बार को जिक्र कर रहा हूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आऊंगी भदौरिया जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी सुनील जी बता रहे थे कि जो आप लोग, जो कमलनाथ जी ने जो है वो लगातार मीटिंग करते आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से वो
वहां पे आपके उनके बंगले में मीटिंग चल रही विधायकों से, पूर्व मंत्रियों से, और वो अनेक सर्वे करा रहे हैं, काफी सारी वो जो है मतलब इस पूरा जो ये 24 उपचुनाव जो होने हैं उस पर ध्यान है। तो ये जो बूथ मैनेजमेंट है उसको लेकर क्या कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया चर्चा में कि बूथ मैनेजमेंट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारी बूथ कमेटियां बन चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की, सब कुछ ब्लॉक और मंडल लेवल पर सारे पदाधिकारी समितियां बन गए हैं। जहां तक हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का और चरण होगा, तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मेरे शुभकामनाएं उनको हैं कि उन जैसे बेचारे डिवोटी कार्यकर्ता जिनको मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए, वो अपने आप को कहाँ पाएंगे मौका परस्तों के बीच में। अगर ऐसे ही मौका परस्त लोगों के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, अगर ऐसे मौका परस्त लोगों के बलबूते पर ही अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रखने का विचार बना रही है, तो वो क्या करेगी। चलिए, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक छोटे से ब्रेक का। धैर्यवर्धन शर्मा जी आप, अजीत सिंह भदौरिया जी आप बने रहिएगा, हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शार्प एट 7 में। जिस तरह से ब्रेक से जाने से पहले भदौरिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस में पूरी तैयारी है उपचुनाव को लेकर, उनका ये दावा है। धैर्यवर्धन शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी जो है वो तो, अगर हम कांग्रेस की बात करें चलो वो तो बूथ मैनेजमेंट की बात करती है, लेकिन बीजेपी तो एकदम माइक्रो मैनेजमेंट करती है। छोटी सी छोटी चीजें भी पेपर और पेन में जो है आप लोग लिख लेते हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती। तो आप लोग, और इधर जो है भदौरिया जी क्लेम कर रहे हैं कि वो तो 22 सीटें जीत रही है कांग्रेस। आप लोगों की किस तरह की तैयारी है बीजेपी की? देखिए, 24 की 24 सीट जीतना हमारा लक्ष्य है, वही हमारा टारगेट है, और जनता जनार्दन पर हमें पूरा भरोसा है। पब्लिक की कृपा दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, थी और रहेगी। और अब सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, तो जनता में भी ये विषय रहेगा कि कोई भूल चूक ना हो और कहीं से विधायकों की गिनती में कोई कमी ना आ जाए, सरकार को कोई संकट उत्पन्न ना हो। ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव का, और इसका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आप ये देखिए कि बूथ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 12 महीने लगातार कार्यक्रम करती है, लगातार काम करती है। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के सब पर चर्चा होती है, योजना बनती है, और उसको लेकर के हम उतने ही जागरूक भी हैं, सजग भी हैं, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है कि कांग्रेस के साथ हमको चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस को हम कतई हल्के में नहीं लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर द्विदलीय व्यवस्था है। यदि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की और ज्यादा दुर्दशा होगी, ये जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यदि आमने सामने का चुनाव रहता है और बहुजन समाज पार्टी अपने निर्णय को वापस ले लेती है, तो भी हम आसानी से चुनाव जीते। चलिए, अब तैयारी किस प्रकार की? आपने कहा कि तैयारी आप लोगों की भी है, आप लोग जो है बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। आप क्लेम कर रहे हैं 24 सीटें, ये इसका आधार क्या है? कांग्रेस भी क्लेम कर रही है 22 सीट। देखिए, मैंने बताया ना, दो आधार हैं। एक तो शिवराज जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के लोगों में सद्भावना है। ये कांग्रेस अपने हाथों हिट विकेट आउट हुई है, जानबूझ करके इनको किसी ने गिराया नहीं, पर ऐसा योग बना कि ये औंधे मुंह धड़ाम से गिर पड़े और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। तो लोगों में भी ये चर्चा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और सारी की सारी अधिकांश सीटों को बहुत आसानी के साथ चुनाव जिता करके स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सेवा कर सके, उसे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। और जहां तक बूथ मैनेजमेंट की बात है, मैंने आपको बताया
कि हमारे मंडल अध्यक्ष की अपनी टीम होती है, हमारे नगर केंद्र और ग्राम केंद्र के प्रभारी होते हैं, उसके नीचे भी बूथ का अध्यक्ष होता है, फिर पन्ना प्रमुख होते हैं, पेज प्रमुख होते हैं। ये सारे लोग मिलकर के बड़ी चेन है, बड़ी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी के पास। और जो जो चुनाव नजदीक आता है त्यों तो ये ऊर्जा से भर जाते हैं और अपने काम में तल्लीन होकर के लग जाते हैं। हर बूथ हमें जीतना हमारा टारगेट होता है और उस पर हम काम भी करेंगे। चलिए सुनील जी, आपने सुना, दोनों को सुना। देखिए दोनों क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आ रही है। हालांकि बात जो आती है वो यही आती है बाहर कि इनके पास बूथ लेवल मैनेज करने को अभी दिक्कतें हैं और उस पे जो है कांग्रेस कंसंट्रेट भी कर रही है। बीजेपी हम लोगों ने सालों से देखा है कि वो जो है हर चीज को बहुत मेटिकुलसली प्लान करके तरीके से वो करती है। आपको क्या लग रहा है? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उतने निचले स्तर पे नहीं जाती है रणनीति के हिसाब से। अगर हम बात करें जिस प्रकार से बीजेपी पन्ना प्रमुख और अब तो आधा पन्ना का भी प्रमुख बना दिया था उन्हें, हाँ पेज प्रभारी भी था इनका, और कांग्रेस सिर्फ बूथ मैनेजमेंट तक ही सीमित रहती है। लेकिन क्योंकि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, सरकार जाने और बचाने का प्रश्न है, तो यहां पर कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने जैसे कि 2018 की पहले एक तब्दीली लाई थी संगठनात्मक ढांचे में, जो मंडलम स्तर तक उन्होंने बनाए थे, प्रभारी नियुक्त किए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी, और उसी का परिणाम ये रहा कि एक सकारात्मक रिजल्ट जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में विधानसभा के 2018 के चुनाव में आए। अब कांग्रेस उसी जो रणनीति है उसी को आधार बना रही है और यही वजह है, चाहे हम पूर्व मंत्रियों को देखें, लगातार जो चुनावी क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव हैं, वहां के दौरे कर रहे हैं, वहां की कार्यकारिणी के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय मुद्दे क्या हैं, जो नाराजगी थी सरकार आने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई नाराजगी ना हो। क्योंकि 2018 के चुनाव में हमने खुद देखा है मुक्ता जी कि चाहे हम ग्वालियर की बात करें, चाहे हम सुहासरा की बात करें, या कई ऐसी सीट थी, चाहे सुर्खी की बात करें, बेहद कम अंतर से चुनाव जीते गए थे। तो क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, जो लोग बीजेपी में गए हैं कांग्रेस छोड़कर, बेहद कम मार्जिन के साथ कई लोग चुनाव जीते थे, जिनमें 2000 से 3000 का ही अंतर था, और कुछ तो 500 के उस पे भी रहे। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी चाहती हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट रहे, सीधे मतदाता तक इनकी पहुंच रहे, कार्यकर्ता सीधे मतदाताओं को घर से निकाले, वोट डलवाने तक जाए। तो इस बार जरूर, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बड़े नेताओं की यहाँ पर साख और नाक दोनों दाव पर लगी हुई हैं, चाहे हम सिंधिया जी की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, साख और नाक का सवाल है। और यही वजह है कि माइक्रो से माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ दोनों पार्टियां जाएंगी। कोई भी नहीं चाहेगा कि थोड़ी सी गलती उनकी चुनाव के परिणामों में भारी पड़ जाए, और यही वजह रहेगी कि दोनों पार्टियां तमाम जो पक्ष हैं उनको देखकर चलेगी और उनको साधने की कोशिश करेगी। जी भदौरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि अभी सुनील जी कह रहे थे, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो उसका जो संगठन की अगर हम बात करें तो उसकी वर्किंग पे काफी चेंजेस लाए थे। क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी संगठन में बहुत मजबूत रहती है, काफी काम करती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह आप लोगों ने चेंजेस लाए थे उससे फायदा हुआ, अब फिर से वही जो चीज है आप लोग उपचुनाव में भी करेंगे? इसमें मैं सुनील जी को मैंने सुना, अभी सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं बता दूं कि मंडलम को, सुनील जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि मंडलम को भी अब हमने 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया है। वर्तमान में जो हम चुनाव में तैयारी लेके जा रहे हैं अपने संगठन को, तो मंडलम को भी हमने 2 हिस्सों में विभक्त करके वहां पे भी अलग अलग समितियां बना दी हैं, उप मंडलम करके। तो ये बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी बात कर रहे हैं उसको कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है और लगभग कर चुकी है पूरी सब जगह। हमारे सारे समितियां बन चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, बस कमलनाथ जी के पास रिपोर्ट प्रस्तुत होना बाकी रह गई है। बाकी पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आप लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो 22 लोग जो गए हुए हैं, तो 22 लोगों को टिकट दिया जा रहा है, कल से आए हुए लोगों को, जिन्होंने बरसों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, उन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाएगा? उन लोगों को भी टिकट दिया जाए। चाहे ये लोग, आधे से ज्यादा लोग इसमें हार रहे हैं, 22-23 लोग इसमें हार रहे हैं सर्वे को, शिवराज सिंह जी के सर्वे के अनुसार जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर संगठन की इतनी बड़ी बातें करती है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लोगों को टिकट नहीं देती? उनको देना चाहिए।
चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, तो क्या उम्मीदवार सब आपके पास है? कई बार ये भी बात आती है कांग्रेस के पास जो है उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं कमी है, ये पूरे जो 24 हम बात कर रहे हैं सीटों की। झड़ी लगी हुई है मुक्ता जी, झड़ी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने वालों की। तो धीरे धीरे जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, आप देखना भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये वर्तमान में जो सरकार कार्य कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं काम कर रही। वो सरकार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी की सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये इसमें केवल नाम है कि भारतीय जनता पार्टी की बैनर तक, बाकी सरकार पूर्ण रूप से शिवराज सिंह जी की काम कर रही है। आप देखिए कितने पसों पेश में भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की चल रही है क्या? सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी का मैनेजमेंट चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब धीरे धीरे देखना आने वाले समय में मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी। चलिए पूछ लेते हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अजीत भदौरिया जी बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इसलिए उनकी अपनी मजबूरी है कांग्रेस को राहत देना, कांग्रेस को संभालना और कांग्रेस को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। और एक बात का वो उल्लेख करेंगे भी नहीं, मैं चाहूंगा भी नहीं कि वो उसकी पुष्टि करें, क्योंकि उनके लिए संभव नहीं है सब कह पाना। पर ये सच है कि मेरी तमाम लोगों से चर्चा होती है, इन 15 महीनों के कार्यकाल में सरकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सबसे नाराज थे। अगर कांग्रेस में की सरकार के मंत्रियों को सबसे ज्यादा घमंडी कोई बताता था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते थे। वो ये कहते थे कि ये तो बहुत कम समय में बिगड़ गए, इनको तो कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। और तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर उनकी पीड़ाएं भी हमने देखने को हमें मिली। इसलिए आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जिस कार्यकर्ता के बल पर उसने सरकार बनाई थी, अब उस कार्यकर्ता से उसको आंख मिलाने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो छत्रप थे, जो मंत्री थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने इन 15 महीने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लेटर को ठीक से पढ़ा भी नहीं, उनकी चिट्ठी को तवज्जो भी नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में अभी तो कार्यकर्ता को मनाने का मान मनोबल का दौर चल रहा है। देखिए कितना लंबा जाएगा और कितना सफल हो पाएंगे। सब थोड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के सामने यही है। जी, आप लोग क्या, कांग्रेस क्या कार्यकर्ताओं को मना रही है जैसा ये कह रहे हैं? शर्मा जी का कहना है। भदौरिया जी, चलिए सुनील जी से पूछ लेती। सुनील जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस में जो है अभी मान मनोबल का समय चल रहा है, कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है? देखिए मुक्ता जी, मान मनोबल का दौर तो दोनों पार्टियों में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक गए हैं, तो बीजेपी में भी जो स्थानीय स्तर पे है नाराजगी है। और यही वजह है कि वहां पर भी हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे रायसेन की हो, चाहे सागर की हो, या फिर दूसरे जिलों की। मान मनोबल का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस में भी कुछ नाराजगियां हैं, जिस प्रकार से धैर्यवर्धन जी ने कहा, सरकार को लेकर भी कई लोगों में नाराजगियां थी। तो अब उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप एक बार फिर मेहनत कीजिए और सरकार आती है तो आपकी सारी नाराजगियां दूर कर दी जाएंगी। तो मान मनोबल का दौर दोनों पार्टियों में चल रहा है। अगर अब जिस प्रकार से अजीत सिंह भदौरिया ने कहा कि लाइन लगी हुई है और चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में आएंगे, तो इस बात के दावे कांग्रेस का हर बड़ा नेता कर रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं बीजेपी के जो पूर्व में वहां से चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के सिंबल पे, लेकिन अब जब उपचुनाव होंगे तो वो कांग्रेस के बैनर तले चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो इस प्रकार के दावे हैं। अब देखना है दावों में कितनी सच्चाई है मुक्ता जी, और चुनाव की तारीखें का ऐलान होने दीजिए, उसके बाद दोनों की रणनीति जब जमीन पर आएगी तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के इन 24 उपचुनाव में। चलिए, शार्प एट 7 में वक्त हो चला है इस डिस्कशन को खत्म करने का। धैर्यवर्धन शर्मा जी आपका, अजीत सिंह भदौरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। जैसा कि सुनील जी ने समअप किया, हम बात कर रहे थे बूथ मैनेजमेंट की। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है बूथ मैनेजमेंट के लेवल पे अगर हम बात करें तो उसको, वो अपने आप को कमजोर पा रही है और उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में तो शुरू से ही जो है मीटिंग्स का दौर चलता है, वो माइक्रो लेवल मैनेज करते हैं। और जो बात आ रही है कि अभी जो 24 उपचुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, सब बड़े नेताओं का है, सरकार किसकी बनेगी, किसकी टिकेगी, ये भी सवाल है। तो सबकी निगाहें इन विधानसभा के उपचुनाव पे है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?